वोट चोरी इस वक्त हिंदुस्तान में डिस्कशन का सबसे बड़ा मौजू है। पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के बीच में हो या मीडिया के बीच में, मीडिया डिबेट्स के अंदर देखा जाए या चाय की दुकान पर, हर तरफ वोट चोरी के ऊपर बात हो रही है। वोट चोरी का नारा लगाने वाले, वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाने वाले, वोट चोरी के एविडेंसेस सामने लाने वाले देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बिहार में यात्रा शुरू कर रहे हैं। उनके साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर लीडरान मौजूद है। महागठबंधन की बिहार की जितनी पार्टियां हैं उन तमाम के चीफ मौजूद हैं और ये यात्रा वोट अधिकार यात्रा के नाम से बिहार में की जा रही है। लेकिन आज जबकि यात्रा शुरू की गई है तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का खंडन किया, बल्कि इसे कानून का, संविधान का मजाक उड़ाना भी बताया। नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स का प्रोग्राम लब आज़ाद है मेरे, और मैं हूं आपके साथ सैफुर रहमान। नाजरीन, आज ही जब यात्रा शुरू हुई है तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोपों पर अपना जवाब दिया है। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, तो ये समझ में आता है कि बहुत से सवालों के जवाब देने की कोशिश तो की गई है, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े सवालात हैं वो बाकी रह गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के ज़रिए से बेंगलोर सेंट्रल सीट के 1,14,000 से ज़्यादा फेक वोटर्स के सबूत पर ये कहा कि उनकी तरफ से डेटा से जो है खिलवाड़ किया गया है, उनकी तरफ से वोटर लिस्ट से खिलवाड़ किया गया, उसे गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनका नाम लिया गया था वो मीडिया में आकर के राहुल गांधी की बातों का खंडन कर रहे हैं। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत से लोग आकर ये बता रहे हैं कि हमें फेक वोटर बोला गया है, लेकिन हम मौजूद हैं, हम फेक वोटर नहीं हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस घर का तस्करा किया था, बेंगलोर सेंटर से सीट के उस घर का, जहां पर एक घर में 80 वोटर्स रह रहे थे, और जब मीडिया वहां पर पहुंचा, कई सारे मीडिया हाउसेज ने वहां जाकर स्टोरी किया, तो उस घर पर वो तमाम 80 वोटर्स मौजूद नहीं थे, बल्कि एक दूसरे किराएदार मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इन नामों में से मैं कोई भी नहीं हूँ। यानी कि हाउस तो मौजूद है, घर तो मौजूद है, लेकिन वोटर्स मौजूद नहीं जो तो वोटर लिस्ट में है। और ये खबर भी आई कि वो जो घर जिस शख्स का था वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है। अगर इलेक्शन कमिश्नर ये कह दे कि ऐसा होता है कि एक शख्स एक जगह वोटर होता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है, वहां से तीसरी जगह चला जाता है, ये बात उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही भी है, लेकिन इसके जस्टिफिकेशन में भी ये बात कही जाए तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर लोग वहां आते और जाते रहे तो बार बार जो रिविजन्स होते रहे, चाहे वो समरी रिविजन हो, इंटेंसिव रिविजन हो, जो अलग अलग तरह के रिविजन्स होते रहे, हर चुनाव के बाद जो रिविजन्स होते हैं, तो फिर उन वोटर्स के नाम कटे नहीं और कटे क्यों नहीं। और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उन वोटर्स ने 2024 के लोकसभा में वोट कैसे डाले अगर उनमें से अक्सर लोग वहां से जा चुके थे, वो सिर्फ किराएदार थे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी बात रखते हुए ये भी कहा कि वहां ये दिखाया गया, लोगों ने दिखाया कि एक नाम के इतने लोग मौजूद हैं, लेकिन उसमें से कौन गलत है कौन सही है ये कैसे पहचाना जाएगा। इसके लिए तो जो सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। आप कोई भी नाम सर्च करेंगे अगर, तो एक नाम के हज़ारों लोग आपको मिल जाएंगे, लिहाजा उन हज़ारों लोगों को गलत और फर्जी नहीं माना जा सकता है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये नहीं बताया कि अभी बिहार के अंदर वाल्मीकि नगर विधानसभा से मुतालिक जो रिपोर्ट सामने आई है, कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की तरफ से जो रिपोर्ट वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि वाल्मीकि नगर विधानसभा में 1,000 नाम ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के वोटर लिस्ट में भी मौजूद है। सिर्फ एक एपिक नंबर उनका जो है अलग अलग है, लेकिन उनका नाम वही है जो नाम उत्तर प्रदेश में है, उनके रिलेटिव्स के नाम वही है जो उत्तर प्रदेश में है, और उनका डेट ऑफ बर्थ भी वही है जो कि उत्तर प्रदेश में है। सवाल ये खड़ा होता है कि एक नाम के हज़ारों लोग तो हो सकते हैं, लेकिन एक नाम के हज़ारों लोगों के फादर का नाम भी सेम हो और उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, ये कैसे मुमकिन है। अगर मिसाल के तौर पे मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश जी का ही नाम उठाऊं और उसे सर्च करूं तो यकीनन ज्ञानेश नाम से भारत के अंदर हज़ारों लोग मिलेंगे, लेकिन ये कैसे होगा कि ज्ञानेश जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ उन तमाम ज्ञानेश का हो।
जो उनके फादर का नाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फादर का जो नाम है वही देश के तमाम ज्ञानेश के फादर का नाम हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वाल्मीकि नगर विधानसभा में ऐसे हजार नाम रिपोर्टर्स कलेक्टिव की तरफ से सामने आए हैं, जिन तमाम के रिलेटिव्स के नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम सभी सेम है। बिहार के वाल्मीकि नगर में भी दर्ज और उत्तर प्रदेश के अंदर भी दर्ज। उस हजार के अलावा करीब 5,000 नाम ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कहीं पर नाम में 1-2 वर्ष को चेंज कर किया गया है, कहीं पर डेट ऑफ बर्थ में 1 या 2 साल का डिफरेंस है, कहीं पर रिलेटिव का नाम में 1 या 2 वर्ड जो है वो चेंज हुआ है। यानी कि वहाँ पर भी नाम सेम है, रिलेटिव्स के नाम से सेम है, लेकिन वर्ष 2-3 बदल दिए गए, या तो वोटर के नाम में या उनके रिलेटिव के नाम में। उसी तरीके से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में 1 से 2 साल का डिफरेंस है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम नाम का शख्स हो, सिर्फ नाम के स्पेलिंग में जो है वर्ड्स का चेंज हो, और वो यूपी में भी हो और बिहार में भी हो, उनके फादर का नाम भी सेम हो? इसका जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के एक प्रोपेगेंडा का भी इनडायरेक्ट खंडन किया। वहाँ पे मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि एसआईआर में ऐसे कितने लोगों का नाम मिला है जो कि बांग्लादेश से, बर्मा से और नेपाल से घुसपैठिए के तौर पे आए हुए हैं, घुसपैठ करके यहाँ पे वोटर बने हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसका साफ जवाब डायरेक्ट देने के बजाय ये कह दिया कि अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी 1 सितंबर तक जो है प्रोसेस होगा, और उसमें नाम जो इस तरह के अगर होंगे तो वो छट जाएंगे, ऐसे लोग अगर होंगे तो वो अलग हो जाएंगे। या अगर ऐसा होता कि 2-4-10 नाम भी ऐसे मिले होते जो बांग्लादेश और नेपाल और बर्मा से आए होते, तो यकीनन चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पर उसके बारे में बताते कि ऐसे चंद नाम मिले हैं, आगे भी अगर ऐसे लोग होंगे तो छट जाएंगे। लेकिन उन्होंने कोई डेटा नहीं बताकर ये कह दिया कि अगर ऐसा कोई नाम होगा तो छट जाएगा। इसका मतलब साफ है कि एसआईआर में कोई भी ऐसा नाम नहीं मिला है जो कि बांग्लादेश से आया हो, नेपाल से आया हो या बर्मा से आया हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मेन स्ट्रीम मीडिया के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के उस नैरेटिव को मुकम्मल तौर पर धाराशाही कर दिया, जिसमें ये प्रोपेगेंडा लगातार चलता रहा। ये कहा जाता रहा कि घुसपैठिए आए हैं बांग्लादेश, नेपाल और बर्मा से, और महागठबंधन को चूंकि वो लोग वोट करते हैं, वो उनके वोटर्स हैं, इसलिए महागठबंधन एसआईआर का विरोध कर रही है। उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया कि 2003 के बाद एसआईआर हो रहा है, 2003 के बाद ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इतने बड़ी तादाद में 60 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम आए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ये कहना चाह रहा है कि लंबे समय के बाद एसआईआर होने की वजह से मृत्यु लोगों की या दूसरी जगहों पे चले गए हुए लोगों के नाम ज़्यादा सामने आए और इसलिए ज़्यादा लोगों के नाम छट गए। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर के शहरी विधानसभा में, नगर विधानसभा में बूथ संख्या 370 पर एक मकान नंबर 227 में 269 मतदाता दर्ज हो गए हैं। और ना सिर्फ ये कि वो 269 मतदाता दर्ज हुए हैं, बल्कि उसमें मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और उसी तरीके से हिंदू समाज के अलग अलग कास्ट के लोग भी हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाया, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कोई सफाई नहीं दिया। इसी तरीके से सीवान के अंदर विधानसभा संख्या 105 में बूथ संख्या 254 पर रफ़ीउल्लाह नामी शख्स के घर पर, जहां सिर्फ 8 वोटर्स रहते हैं, वहां पर 24 लोगों के नाम कैसे दर्ज हो गए, इस सवाल का जवाब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं था। इसका जवाब वो नहीं दे सके। बिहार के पिपरा विधानसभा, बगहा विधानसभा और मोतिहारी विधानसभा में जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने रिपोर्ट किया, ग्राउंड से जाकर के उनकी टीम ने जब रिसर्च किया, तो पता चला कि वहाँ पर 3,590 ऐसे मकानात मौजूद है जिसमें हर मकान में 20 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। और इस तरीके से 80,000 से ज़्यादा वोटर्स इन 3 विधानसभाओं में ऐसे हैं जो ऐसे घरों के अंदर रहते हैं जहां पर 20 से ज़्यादा वोटर्स हर घर के अंदर मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा, इशारा करते हुए कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये दिखाया कि बहुत सारे मकान जो है 0 नंबर के हैं, मकान नंबर 0 है और उसमें वोटर्स रह रहे हैं, तो मकान नंबर 0 कैसे हो सकता है। इसका जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये दिया कि देश में बड़ी आबादी ऐसी है जो गाँव में रहती है, खुद यहाँ तक कि खुद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बड़ी तादाद में ऐसे घर है जिनको अब तक हाउस नंबर नहीं दिया गया है। लिहाजा हाउस नंबर नहीं होने की वजह से उन्हें मत अधिकार से उनका छीना नहीं जा सकता है, उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है मत अधिकार से। ये जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि बिहार के पिपरा विधानसभा में
एक मकान नंबर 2 में 104 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, 104 से ज़्यादा वोटर्स है, और उस मकान नंबर 2 का कोई वजूद ही गांव में मौजूद नहीं है। ये तो हो सकता है कि किसी के पास मकान नंबर नहीं हो, ये तो हो सकता है किसी का मकान नंबर 0 हो, क्योंकि उन्हें मकान नंबर नहीं मिला, लिहाजा जो है उनका मकान नंबर 0 लिख दिया गया हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई मकान नंबर 2 हो, कोई मकान नंबर 20 हो, कोई मकान नंबर 47 हो, लेकिन जब वहाँ जा कर के तहकीक किया जाए तो वो मकान नंबर मौजूद ही ना हो, वोटर लिस्ट में मकान नंबर के साथ वोटर्स की तादाद भी हो, उसमें वोटर्स भी रह रहे हो सिर्फ और सिर्फ कागजात के ऊपर। ऐसे वाक़यात भी बिहार के अंदर कई जगहों पर हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक झूठ और बोला गया, जिसे हम झूठ कहेंगे क्योंकि ये बात आवाम के सामने मौजूद है कि पिछले दिनों भाकपा माले सीपीआई में, जो बिहार के अहम विपक्षी दलों में से एक है, उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाया इलेक्शन कमीशन के स्टेट ऑफिस में जाकर, पटना ऑफिस में जाकर के मिंटू पासवान नाम के शख्स जो कि जिंदा है, उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसकी आपत्ति भाकपा माले ने ऑफिशियली अपनी पार्टी की तरफ से दर्ज कराई और उसका सबूत जो है सोशल मीडिया पर डाला, प्रेस रिलीज जारी किया, उसके वीडियोस जारी किए। लेकिन इसके बावजूद आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने वहां पर ये कहा कि अब तक किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से एक भी आपत्ति नहीं आई है। मुमकिन है कि 2 दिनों पहले अगर ये बात कही जाती तो हम सबको यकीन होता, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई वाकया मौजूद नहीं था, कोई खबर मौजूद नहीं थी हमारे पास कि किसी पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई हो। लेकिन भाकपा माले ने 2 दिनों पहले मिंटू पासवान नाम के शख्स की आपत्ति दर्ज करा करके उसका पूरा अपडेट सोशल मीडिया पर डाला, मीडिया को दिया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हुए नजर आए, एक से ज़्यादा मरतबा बोलते हुए नजर आए कि अब तक किसी भी सियासी पार्टी ने कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। उन्होंने वहाँ पर अनुरोध भी किया इन पार्टियों से कि आपके पास 13 दिन बचे हैं, इसमें आप जो भी आपत्तियाँ उसे दर्ज करा दें, क्योंकि उसके बाद वो आपत्तियाँ कबूल नहीं की जाएगी। ये एक बड़ा झूठ था जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोला गया है। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे वक्त में जबकि बिहार में यात्रा जो है, वोट अधिकार यात्रा देश के नेता प्रतिपक्ष के लीडरशिप में और बिहार के नेता प्रतिपक्ष की लीडरशिप में यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में शुरू हुआ है, उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों का जवाब देने की कोशिश तो किया है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ ये कि जो अहम तरीन मोटे मोटे सवालात थे उसको क्लियर नहीं किया जा सका, बल्कि और भी कई सारे सवालात खड़े हो गए हैं। उसमें एक और सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देने की कोशिश किया कि एसआईआर क्यों करवाया गया। उन्होंने कहा कि लगातार विपक्षी दलों की तरफ से डिमांड किया जा रहा था कि फला जगह जो है गलत वोटर्स है, फला जगह गलत वोटर्स है, लिहाजा उनकी आपत्तियों को सामने रखते हुए ज़रूरी समझा गया कि 2003 के बाद से अब तक जो है इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ था, इसलिए एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया गया है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि चुनाव से पहले रिवीजन होना ज़रूरी होता है, चुनाव के बाद नहीं हो सकता है। तो सवाल ये है कि आप सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से रिवीजन करा रहे हैं या 2003 के बाद से लगातार चूंकि इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ था तो उसकी वजह से जो कमियां थी डेटा के अंदर, वोटर लिस्ट के अंदर, उसको दूर करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप 2003 के बाद अब तक इंटेंसिव रिवीजन नहीं होने की वजह से ये रिवीजन करा रहे हैं तो यकीनन जो राजनीतिक दलों की तरफ से सवाल खड़ा किया गया था उसको आपको सामने रखना चाहिए था कि इतने इम्पोर्टेंट रिवीजन के लिए, इतने अहम रिवीजन के लिए 1 महीने का समय जो है वो काफ़ी नहीं है। भले आप तमाम लोगों तक पहुंच गए, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम, ये लोग कह रहे थे कि 1 महीने में नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन तमाम वोटर्स तक, 7 करोड़ वोटर्स तक हम पहुँच गए हैं। हमने उनके नाम का इंदराज किया है, उस बेस पर हमने जो है लिस्ट जारी किया है। लेकिन जो कमियाँ नज़र आ रही है, जिस तरीके से जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं कि लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किया, फिर भी उनका नाम मौजूद नहीं है। मुजफ्फरपुर के जकरिया कॉलोनी में तो वहाँ के एक समाज सेवक शरफुद्दीन मोहम्मद कासमी साहब ने एक डेटा सामने लाया जिसमें बीएलओ ने लोगों के डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद रिसीविंग दिया था, उसमें रिसीविंग दिया था, उसमें सिग्नेचर किया था कि हमने इनके फला डॉक्यूमेंट लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद जब डेटा रिलीज़ हुआ है तो उसमें ड्राफ्ट रोल में उनका नाम मौजूद नहीं उन लोगों का जिनका बीएलओ ने खुद जो है रिसीविंग दिया था। तो इस तरह की गलतियां जो पूरे बिहार से, हर जिला से, हर इलाके, हर विधानसभा से सामने आ रही है। मृत्यु लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जब हेयरिंग 14 तारीख को चल रही थी तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ऐसे 17 लोगों को ले जाया गया था जिन्हें ड्राफ्ट रोल में मृत्यु घोषित किया गया, लेकिन वो जिंदा है, मतलब जिंदा लाशें वहां पहुंची थी जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। उन सब के साथ राहुल गांधी ने चाय पीकर और चर्चा करके उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर रिलीज किए थे।
इस तरह से बहुत सारे नाम जगह जगह से सामने आ रहे हैं। जो लोग जिंदा हैं उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। शायद यही 1 महीना का कम समय देने की वजह से ही बीएलओज पर जो दबाव रहा, जो प्रेशर रहा, उसकी वजह से ये मुमकिन ना हो पाया है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को इस सवाल को एक्सेप्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि शायद उनका एसआईआर का जो ये फैसला था ये गलत था। क्योंकि इतना अहम स्टेप, आप खुद इस स्टेप को, इस रिवीजन को इम्पोर्टेंट स्टेप बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट रिवीजन बता रहे हैं, फिर भी आप इतने कम समय में कर रहे हैं कि इसमें इतनी सारी गलतियां सामने आ गई। अगर सिर्फ रिवीजन मकसद था चुनाव की वजह से, तो रिवीजन बार बार होते रहे। लोकसभा चुनाव के बाद भी समरी रिवीजन हुआ था, जो कि नॉर्मली हमेशा हुआ करता है। बहुत सारे सवालात खड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में इस पर और बहस तेज होगी। जब ये यात्रा बिहार में चल रही है राहुल गांधी की, तो और ज़्यादा इस पर बात होगी, इस पर चर्चा होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आने वाले दिनों में इसका जवाब देना पड़ेगा और राजनीतिक दलों को भी इस पर बात करनी पड़ेगी। हम देखते हैं आने वाले दिनों में एसआईआर का क्या होता है, इसका असर चुनाव पर क्या